सो लास्ट क्लास तक हमने मैग्नेटिक स्टार्ट कर दिया था। बायट-सेवर्ट्स लॉ डिस्कस कर चुके थे हम। बायट-सेवर्ट्स लॉ पर एक न्यूमेरिकल भी हो गया था। अब स्टार्टिंग में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से पहले आप ये होमवर्क कंप्लीट करोगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। So write two similarities and two differences between Biot-Savart's law and Coulomb's law. So Biot-Savart's law और Coulomb's law के बीच में दो सिमिलैरिटीज और दो डिफरेंसेस आपको बताने हैं। हाँ जैद, बताइए आपका क्या डाउट है, लिखिए उसे, टाइप करिए डाउट अपना। सो अपूर्वा, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। ये मैग्नेटिक्स मैंने स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी। मैग्नेटिक्स का आज सेकंड लेक्चर है, तो आपको कोई बहुत ज्यादा मिस नहीं हुआ, जस्ट एक लेक्चर मिस हुआ। मैग्नेटिक्स का किसी और चैप्टर से कोई खास रिलेशन नहीं, तो आप कोशिश करोगे आपको सारा समझ में आएगा। पूर्वा आपका जो भी छूटा हुआ है, लाइक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये बैकअप क्लासेस में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4 का ये सेकंड लेक्चर है। बैकअप में 1, 2, 3 में जो भी आपका मिस हुआ है वो सारा आपको करा दिया जाएगा। तो सेकंड लेक्चर है, आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। मीनवाइल जैद, आपके जो डाउट्स हैं वो मुझे भेज दो। ये क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसे मैं रख कर दूं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ। आपके सिलेबस में बायट-सेवर्ट्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ। बायट-सेवर्ट्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस करनी है। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ में जो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है, फर्स्ट वन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, due to straight wire. Magnetic field due to straight wire. So अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप बायट-सेवर्ट्स लॉ यूज कर सकते हैं। सो से आपको एक स्ट्रेट वायर दिया, नहीं ये नहीं बोला, इस स्ट्रेट वायर से ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, या
यह मैं आपसे कह रहा हूँ स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट। ये जो ए है, दिस ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, this A is perpendicular distance between wire and point. So wire और ये जो point P है, इसके बीच में जो perpendicular distance है, that perpendicular distance is A. तो straight wire की वजह से P point पर आपको magnetic field calculate करना है। और इस wire से कुछ current pass हो रहा है, that current is I. So magnetic field की derivation आपके syllabus का part नहीं है। ये डेरिवेशन आपको बायोट-सेवर्ट्स लॉ से नहीं करनी, ये डेरिवेशन आपको करनी है एम्पियर सर्किट लॉ से। बायोट-सेवर्ट्स लॉ से तो सिर्फ एक्सप्रेशन लेना है और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से पी पॉइंट पर आपको फील्ड चाहिए। सो आपने क्या किया, इस स्ट्रेट वायर के एंड्स को पी पॉइंट से कनेक्ट कर, एंड्स लिए और इन एंड्स को पी पॉइंट से आपने कनेक्ट। इस एंगल को φ1 कहते हैं, इस एंगल को φ2 कहते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड at P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू स्ट्रेट वायर। सो ये जो एक्सप्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई I over A sin φ1 plus sin φ2. This is the expression of magnetic field due to a straight wire. तो अगर एक straight wire दी हुई है, तो straight wire से a distance पर अगर field चाहिए, field is mu naught by 4 pi I by A sin φ1 plus sin φ2. sin φ1 plus sin φ2. अब इसको आपको डिराइव नहीं करना, ये डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको जस्ट फाइनल रिजल्ट देना। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज होगा, राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल में आप क्या करोगे, अप्लाई करना मेरे साथ साथ। करंट अपवर्ड्स जा रहा है तो राइट हैंड ऐसे लो, आप में से जो अप्लाई नहीं करेगा उससे फिर ये न्यूमेरिकल्स हैंडल नहीं होगा। करंट अपवर्ड्स है, फिंगर अपवर्ड्स रखो और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो। फिंगर ऊपर रखी है आपने करंट की डायरेक्शन में और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया। थंब इनवर्ड्स जा रहा है, तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, इनवर्ड्स है, जो आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग राइट हैंड थंब। Z लिखा हुआ है ना स्ट्रेट वायर, जब आपको स्ट्रेट वायर दी हुई है और वो आपसे कहता है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट, तब आप ये यूज करें। इस केस में आप ये डिराइव बायोट-सेवर्ट्स लॉ से हुआ है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ आप डायरेक्टली बायोट-सेवर्ट्स लॉ यूज कर लें। बायोट-सेवर्ट्स लॉ वैलिड होता है स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। अगर मैं आपको एक वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट DL दे रहा हूँ तो आप बायोट-सेवर्ट्स लॉ यूज करो, हमेशा नहीं। तो स्ट्रेट वायर डिराइव ऐसे ही करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, पूरी वायर के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, एंड रिजल्ट इज दिस। डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है तो कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आएगा। दोबारा देख लीजिए राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। अच्छा ये बताओ यहां तक समझ में आया सबको? राइट हैंड थंब रूल मैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ में लिखवा चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा। यहां तक बताइए, इतना क्लियर है? डाउट्स? अपूर्वा कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा
सना, सना ऐसे ही होता है, जब आप एक बार सिलेबस कर लो ना, जब आप दूसरी बार करने पर आते हो तो ऐसे ही लगता है कि बहुत स्लो है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था जब आपने किया। बस ये सब चीजें याद करा देगा आपको, याद आ जाएंगी सारी चीजें। और सर ना बेटर होगा कि मंडे वेडनेसडे वाली बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये वाली जो बैच है इसमें तो मैं बस सीबीएसई को टारगेट करता हूँ। आपको जो एंट्रेंस का करना है वो मंडे वेडनेसडे वाली बैच है, उसे ज्वाइन कीजिए। इसे तो कर लीजिए आज, फिर फ्राइडे से आप उसी बैच को ज्वाइन करिए। सो जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो डायरेक्शन आपको राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा कि आपने करंट की डायरेक्शन में रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज। अब इसमें कई केसेस आते हैं। अच्छा यार, एक तो प्लीज अपना नाम ठीक कर लो, ये आईफोन क्या नाम है, नाम बता दीजिए, मैं एडिट कर देता हूँ। और एक कहीं गैलेक्सी भी लिखा हुआ आ रहा था, नहीं अब तो ठीक हो गया। जी, साउंड तो एक बार तुम लॉग, अगर वॉइस की किसी को इश्यू हो रहा है तो लॉग आउट कर कर लॉग इन कर लो। मेरे एंड से तो ठीक है, कभी कभी इंटरनेट इश्यूज की वजह से ना आपके एंड से प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार लॉग आउट करो फिर लॉग इन कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब लॉग इन करो तो नाम से कर लेना। तो सर ना आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इस वाली बैच में आओगे, कल आ जाओ सेम टाइम। आज तो करो क्योंकि उसमें मैं इतना करा चुका हूं जो मैं आज कराऊंगा। तो ये स्ट्रेट वायर की वजह से। अब यहां पर कई केसेस आते हैं, जैसे केस वन, फॉर लॉन्ग वायर। अब जब भी वो लॉन्ग वायर कहता है, लॉन्ग वायर का मतलब सिर्फ इतना है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग। लॉन्ग वायर का सिर्फ इतना मतलब है, लॉन्ग वायर मींस इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो देखो इन एंगल्स की वैल्यूज क्या होगी। अच्छा जैद, बस अभी डिस्कस करता हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, मैं बताता हूँ। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक अगर ये वायर जा रही है, वायर की लेंथ अगर इनफाइनाइट है, देखो जैसे जैसे आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे ना, ये आपका फाई वन और फाई टू की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप वायर की लेंथ इंक्रीज करेंगे, फाई वन और फाई टू इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप वायर की लेंथ इनफाइनाइट कर देते हैं, ये एंड अगर इंफिनिटी पर चला गया, देन फाई वन 90 डिग्री को अप्रोच करेगा। एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकता, 89.9999 ऐसी होगा, तो हम ऑलमोस्ट इसको 90 डिग्री लेंगे। जो भी एंड इंफिनिटी पर जाएगा वो 90 डिग्री एंगल सेपरेट। ऐसे ही याद रखो, ये वाला भी इंफिनिटी पे चला गया, ये भी जो एंगल सबटेंड करेगा दैट एंगल विल बी 90। तो जैसे ही वो आपसे कहते हैं ना वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी, तो एंगल भी मैक्सिमम होने की कोशिश करेगा। ये 90 हो गया, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 89.9999 होता चला जाएगा, जिसे हम रफली 90 डिग्री लेते हैं। तो जैसे ही वो कहता है लॉन्ग वायर है, तो 5 1 5 2 90 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I by A sin 90 degree plus sin 90. Sin 90 is 1. So ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स I by A, इट्स 1 plus 1। ये 2 हो जाएगा, 4 पाई को कैंसिल करेगा, तो लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। याद रखिएगा, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन वायर एंड पॉइंट। जैसे जैसे आप ए बढ़ाते चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे, एक्स एक्सिस पर ए लिया, वाई एक्सिस पर बी लिया, तो जो रिलेशन होगा दैट रिलेशन वुड बी हाइपोटेन्यूज।
आपके सिलेबस में जो डेरिवेशन है ना, वो डेरिवेशन इस एक्सप्रेशन की है, और ये एक्सप्रेशन भी वो आपसे कहता है डिराइव करो यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, वायर्ट्ज-हेविट्स लॉ से। यहाँ बताओ मुझे, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट, कोई परेशानी इसमें? अगर लेंथ इनफाइनाइट है, नहीं शिवा ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर लेंथ इनफाइनाइट है, वायर इनफाइनाइट तक जा रही है, तो कोई जरूरी नहीं कि ये पॉइंट पे इंफिनिटी पर हो। भाई वायर का ये वाला एंड तो फाइनाइट डिस्टेंस पर है ना, यही तो इंफिनिटी पर जा रहा है, ये वाला कॉर्नर। तो जो कॉर्नर इंफिनिटी पे चला गया, उसका सेपरेशन जरूर इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन हम जो ए डिफाइन करते हैं वो कॉर्नर से नहीं लेते। हम जो ए डिफाइन करते हैं वो वायर और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, विच इज फाइनाइट। इस एंड के इंफिनिटी पर जाने से ए पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ए तो फाइनाइट रहेगा। शिवा जब आप इतना लिख लो तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं, इसमें कुछ केसेस और हैं। हाँ सवाल है, अगर एक पॉइंट इंफिनिटी पर जाएगा तो उसकी वजह से एंगल 90 डिग्री, दूसरे की वजह से कुछ फाइनाइट एंगल होगा जो न्यूमेरिकल पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या है। अगर एक इंफिनिटी पर जाएगा तो एक एंगल 90, दूसरा एंड फाइनाइट है तो दूसरा एंगल कोई वैल्यू हो सकती है जो न्यूमेरिकल पर डिपेंड करेगी। हाँ आयशा देखो, मैं कह रहा हूँ ना एग्जैक्ट 90 नहीं है, ये 89.99999, तो ये वाला एंगल भी ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होगा, 0.0001। इस सेंस में ये ऑलमोस्ट जीरो, जब ये 90 तो ये ऑलमोस्ट जीरो, ये एंगल छोटे होते चले गए। आयशा, रेशम, हनूर, डाउट्स? केस केस टू, अगर वो आपसे कहता है कि वायर इज सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर है एंड पॉइंट लाइज नियर वन ऑफ दैट, वायर सेमी इनफाइनाइट है और पॉइंट किसी एक एंड के पास लाई कर रहा है। तो ये एक एंड इंफिनिटी पर जा रहा है, दूसरा एंड फाइनाइट है, और जो पॉइंट है वो पॉइंट इस फाइनाइट एंड के पास लाई कर रहा है, यहां लाई। सो यहां देखिए, एक एंड इंफिनिटी पर गया, दूसरा एंड फाइनाइट है। तो जो एंड इंफिनिटी पर गया उसके लिए एंगल कुछ बताया था मैंने, क्या होता है जो एंड इंफिनिटी पर जा रहा है वो क्या एंगल सबटेंड करेगा ओवर दिस पॉइंट पी। जो भी एंड इंफिनिटी पर जा रहा है वो पी पॉइंट पर क्या एंगल सबटेंड करेगा, 90 डिग्री। फाइव वन विल बी 90 डिग्री, वेरी गुड। और जो फाइनाइट एंड है वो यहाँ जो एंगल सबटेंड करेगा, दैट एंगल विल बी 0 डिग्री। तो जो इंफिनिटी पर चला गया वो 90 डिग्री सबटेंड करेगा, जो फाइनाइट एंड है वो 0 डिग्री। रीजन समझो 0 डिग्री।
ये जो एंगल होता है फाई टू, ये किन दो लाइंस के बीच में एंगल है? एक लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली, दूसरा है अ लाइन विच इज जॉइनिंग द कॉर्नर ऑफ दिस वायर टू द पॉइंट। So the line joining the corner of wire with a point, this is phi 2. अगर ये दोनों लाइंस कोइंसाइड कर दें, दोनों लाइंस कोइंसाइड करने का क्या मतलब है? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द लाइन जॉइनिंग कॉर्नर ऑफ द वायर विद पॉइंट। अगर ये दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाए देन phi 2 वुड बी 0। अगर ये दोनों ही लाइंस कोइंसाइड करेगी तो एंगल ही नहीं होगा। तो यहाँ यही हो रहा है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन है, यही लाइन है जो कॉर्नर को ज्वाइन कर रही है, तो phi 2 is 0. So the expression of magnetic field is, it's mu naught by 4 pi, it's I by A, so phi 1 is 90 degrees, so instead of phi 1 that's sin 90, phi 2 is 0, sin 0. So this is magnetic field which is mu naught over 4 pi, it's I divided by A. So अगर आपको एक सेमी इनफाइनाइट वायर दी है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक केस और आता है, कहता है पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस ऑफ वायर। एक्सिस ऑफ वायर मींस अगर ये वायर यहां कहीं अगर पॉइंट लाई करना शुरू कर, ऑन द एक्सिस ऑफ वायर, अगर यहां कहीं पॉइंट लाई करना शुरू कर दे, इसे मैं कहता हूं पॉइंट। अगर एक्सिस पर लाई करेगा तो phi 1 और phi 2 दोनों की वैल्यू 0 है। ये पॉइंट पी आ जाए या यहां कहीं पॉइंट पी आ जाए, तो phi 1 and phi 2 दोनों 0 डिग्री है। So the magnetic field will be mu naught over 4 pi, it's I divided by A, it's sin 0 plus sin 0. So the magnetic field is 0. So अगर पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर पॉइंट किसी एक कॉर्नर पर लाई कर रहा है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, देन मैग्नेटिक फील्ड इज mu naught by 4 pi I by। इनमें से बताइए मुझे कहाँ डाउट है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे, डाउट्स बताना शुरू करेंगे। देखिए जैद, अगर पॉइंट एक्सिस पर कहीं लाई कर रहा है, ये वायर है ना, एक्सिस पर मीन्स ये वायर है, यहाँ पॉइंट दे दिया मैंने, यहाँ या यहाँ कहीं पॉइंट दे दिया। देखो ये एंगल था ना फाई, अगर दोनों ही चीजें एक साथ कोइंसाइड कर गई, यही लाइन है जो पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, यही कॉर्नर से कनेक्ट कर रही है, तो एंगल तो 0 हो जाएगा, दोनों एंगल 0 हो जाएंगे। एंगल है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कॉर्नर और पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट करेगी उन दोनों के बीच का एंगल। अगर ये दोनों कोइंसाइड कर दें, आपने यहां ले लिया, दोनों कोइंसाइड कर दें, सो एंगल विल बी 0 डिग्री। एक बार आपने एंगल 0 ले लिया तो बी विल बी 0। जेड अबे ये आईफोन जिसका भी लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज अपना नाम ताकि मैं उसे एडिट करूं। कोइंसाइड क्यों करेंगे? जेड ड्रॉ करके देख लो निशान। ओके, ये पॉइंट टी है, मतलब ये वायर है, ये रहा पॉइंट, तो ये लाइन है जो पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, और यही वो लाइन है जो कॉर्नर को कनेक्ट कर रही है।
लाइंस क्या होती हैं? पॉइंट वायर में और पॉइंट के बीच का सेपरेशन, यही वायर और पॉइंट के बीच का सेपरेशन, यही लाइन है जो वायर को एंड को पॉइंट से कनेक्ट कर रही है। दोनों लाइंस एक साथ जा रही है तो एंगल विल बी 0 डिग्री। जेड एक्सिस पर फाइव का हमेशा 0 होगा, एंगल हमेशा 0 होगा। अच्छा, इसके बाद अब न्यूमेरिकल्स देखने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, स्क्वायर कॉइल देता है आपको, लिखो जरा जल्दी लिखो और बताओ मुझे। इतना लिखिए और बताइए जब हो जाए तो रब करते हैं। फिर रब करो। जैद आपका वेट कर रहा हूं मैं, लिख लिया हो तो बताओ मुझे, से रब करता हूं। अर्थ इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्योरली 0 होती है? नहीं शिवा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एग्जिस्ट करता है। फील्ड मैक्सिमम होगी क्या किसी केस में? इनफाइनाइटली लॉन्ग वाले केस में फील्ड तो एंगल पर डिपेंड कर रही है ना। जब एंगल मैक्सिमम होगा तो फील्ड मैक्सिमम होगी, इनफाइनाइटली लॉन्ग वाले केस में। अपूर्वा, डाउट्स हैं तो डिस्कस करो, ये सब्जेक्ट सिर्फ लेक्चर से नहीं होता, ये तभी मेमोराइज होती है चीजें जब आप डिस्कस करोगे। हाँ जीशान, बी इक्वल टू 0 कैसे हुआ? जीशान साइन 0 ना, साइन 0 इज 0, 0 प्लस 0 0, दैट्स इट। ये एंगल्स है ना, 5 1 5 2 0, साइन 0 साइन 0। जीशान चलो, सो पहली इजी प्रॉब्लम करते हैं। मैं आपको दो लॉन्ग वायर दे रहा हूँ। देखिए, अगर एनसीईआरटी में या बोर्ड्स में कहीं आता लिखा हुआ लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर सिंपली मींस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। एनसीईआरटी या बोर्ड्स एग्जाम में इनफाइनाइट टर्म यूजुअली यूज नहीं करता, तो अगर वो कह रहा है लॉन्ग, दैट मींस इनफाइनाइटली लॉन्ग। सो यू हैव टू लॉन्ग वायर्स, दे आर कैरिंग सम करंट आई। एक वायर से कुछ करंट आई पास हो रहा है, दूसरी वायर से भी आई करंट पास हो रहा है। दोनों वायर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सम 2d। ये मिड पॉइंट है ओ। सो ये वाला डिस्टेंस भी d हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी d हो जाएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट b।
magnetic field at O due to long wires. दो लॉन्ग वायर्स दी हुई हैं, इन लॉन्ग वायर्स की वजह से O पॉइंट पर फील्ड जाएगी. इसे मैं कहता हूं वायर नंबर 1, इसे कहते हैं वायर नंबर. सो देखो वायर लॉन्ग वायर के लिए भी एक्सप्रेशन लिखा था, देखो पीछे पलट के था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए. ए सेपरेशन होता है, ए की जगह डी दिया हुआ है, सो इट्स सिंपली म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई. So that's magnetic field due to a long wire. It's mu naught I divided by 2 pi d. अब आपको चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. राइट हैंड थंब रूल साथ में अप्लाई करते हैं. देखो करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे रखो हाथ अपवर्ड्स और पॉइंट की तरफ कर्ल करो. राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, फिंगर अपवर्ड रखो और पॉइंट की तरफ कर्ल करो. थंब इनवर्ड्स है. अप्लाई करके देखो सब डायरेक्शन. विदाउट डायरेक्शन इज इनकम्प्लीट, आप ऐड ही नहीं कर पाओगे. Just place your finger along the direction of current and curl it towards the point. When you curl it towards the point, thumb का direction है inwards. Magnetic field is inwards. Inwards का क्या मतलब है? Negative z axis. Negative z axis के along unit vector is minus k का. Inwards जा रहा है. भाई ये बताओ, यहां तक आया सबका, इस point तक. Magnetic field due to a straight wire, long straight wire. अब बिल्कुल इसी तरह से B2 कैलकुलेट करते हैं. जरा एक बार तुम ट्राई करो, तुम्हारे अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या आ रहा है. मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन चेक करो डायरेक्शन क्या आ रहा है और आंसर रिपोर्ट करो चैट रूम. आउटवर्ड्स. दैट इनवर्ड्स जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव जेड एक्सिस होता है. आउटवर्ड्स जो बाहर आ रहा है दैट इज पॉजिटिव जेड एक्सिस. जब आपने करंट की डायरेक्शन में रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल किया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है. That means inwards is negative z axis, outwards is positive z axis. Yes, this is outwards. Current की डायरेक्शन में रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, thumb is outwards. So direction of magnetic field is outwards, which is k gap. So जब आप net magnetic field लोगे at O, net magnetic field at O P is E1 plus P2. So the net magnetic field is, it's mu naught I over 2 pi d minus k cap plus mu naught I over 2 pi d k cap. This minus k cap will cancel this k cap. So the total magnetic field है, that total magnetic field is 0. So at point O, the net magnetic field is 0. इतना लिख लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल और करके मुझे बताइए अगर यहाँ कोई डाउट है. विदाउट डायरेक्शन चीजें बहुत प्रॉब्लम करेंगी. आपको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना आना चाहिए डायरेक्शन. याद है, क्लियर है सबका? का यही तो डायरेक्शन लेते हैं भाई. के कैप यूनिट वेक्टर लेते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस के. आउटवर्ड्स इज पॉजिटिव जेड एक्सिस ना, इनवर्ड्स इज नेगेटिव जेड एक्सिस, बस इसलिए. Outwards means positive z axis, inwards means negative z axis. हाँ यार, दो वायर्स हैं, वायर 1 और वायर 2, दोनों लॉन्ग वायर्स हैं. वायर 1 से करंट फ्लो कर रहा है I, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए O पॉइंट पर, सेपरेशन इज D. लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट I ओवर 2 पाई D. डायरेक्शन के लिए करंट की डायरेक्शन में रखो अपवर्ड्स, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो, थंब इनवर्ड्स जा रहा है. Inwards means negative z axis. Unit vector along negative z axis is minus k cap.
y2 की वजह से भी ऊपर चाहिए, सेपरेशन सेम d, करंट की डायरेक्शन में रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब बाहर जा रहा है। आउटवर्ड्स मींस पॉजिटिव z एक्सिस व्हिच इज k का, दोनों को ऐड कर दिया, नेक्स्ट इज 0। हाँ सर ना, 0 भी, सेपरेशन सेम, 0। अयान लिख लिया, रब करूं सर? या एक काम करो, जब तक बाकी सब लोग लिख रहे हैं आप ये न्यूमेरिकल लिखो। ये एक स्क्वायर कॉइल गिवन है, इस स्क्वायर कॉइल से जो करंट पास हो रहा है दैट करंट इज आई। जो लेंथ है इस कॉइल की दैट लेंथ इज एल, हर साइड की जो लेंथ है दैट लेंथ इज एल। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड at the center of square। ये जो स्क्वायर दिया हुआ है आपको, इस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ स्क्वायर मींस वो पॉइंट जहां डायगोनल मीट करता है। जिस पॉइंट पर डायगोनल मीट करेगा उस पॉइंट को सेंटर करें। एक माइनस के कैप है, एक प्लस के कैप है दिशा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। दिशा जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हर साइड इसकी एल दी हुई है स्क्वायर। तो स्क्वायर को देखिए, टोटल स्क्वायर के लिए तो कोई फॉर्मूला याद नहीं, आप ये काम कर सकते हो, स्क्वायर को 4 स्ट्रेट वायर्स में डिवाइड कर दो, हर स्ट्रेट वायर की वजह से ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो और सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड करो। दोबारा सुन लीजिए, एक सिंगल स्टेप में आप स्क्वायर के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। एग्जाम में आपको स्क्वायर दे देगा, ट्राइंगल दे देगा, पॉलीगन दे देगा, ये सब काम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करे। तो आप स्क्वायर को 4 स्ट्रेट वायर्स में डिवाइड कर दो, हर स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो और ऐड करो। देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए वायर और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ए बी और पॉइंट ओ के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बताएगा मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो बताएगा मुझे डिस्टेंस कितना है। तो अगर साइड एल है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज एल बाय, टोटल साइड एल है, स्क्वायर का सेंटर है, बिल्कुल सेंटर पर होगा एल बाय। अब ये जो एंगल्स हैं φ1 एंड φ2, दिस एंगल इज φ1, दिस एंगल इज φ2। अच्छा, आपको बताएगा मुझे φ1 और φ2 की वैल्यूज क्या है, द वैल्यूज ऑफ एंगल φ1 एंड φ2। गुड, टोटल 90 डिग्री था, तो φ1 और φ2 विल बी 45 डिग्री 45 डिग्री। सो φ2 इज 45 डिग्री, φ1 भी जो होगा दैट्स 45। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यूज करोगे, इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई, here's an expression I by A sin φ1 plus sin φ2।
तो आपको मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से चाहिए? ए बी सेक्शन की वजह से। तो ये आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स आई बाय ए इज एल बाय 2 साइन फाई 1 साइन 45 डिग्री प्लस साइन फाई 2 again sine 45 degree. So this 2 will cancel this 4, 2 आ जाएगा। So ये बी ए बी आ गया, इट्स म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय एल sin 45 plus sin 45. Sin 45 is 1 by root 2. So it's 1 by root 2 plus 1 by root 2. 1 by root 2 plus 1 by root 2 is 2 by root 2. तो ए बी सेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एल, इट्स 2 बाय रूट 2. So this 2 will cancel this 2. So ए बी सेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज म्यू नॉट आई बाय पाई एल इनटू रूट। मुझे डायरेक्शन बताइए, ट्राई करिए जरा, डायरेक्शन आप लोग को ट्राई कीजिए, करंट की डायरेक्शन में रखिए और पॉइंट नीचे दिया हुआ है कर्ल की, देखिए थंब कहाँ जाए। डायरेक्शन आप लोग को डिसाइड कीजिए जरा, डायरेक्शन कहाँ जाए और रिपोर्ट करो चैट रूम में आंसर। वेरी गुड। देखो ऐसे रखा, करंट की डायरेक्शन रखा, करंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, ऐसे रख दिया और डाउनवर्ड्स कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है, ऐसे रखा करंट की डायरेक्शन में और डाउनवर्ड्स कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है। वेरी गुड। इनवर्ड्स मींस नेगेटिव के गैप, BAB is minus of K गैप। अच्छा भाई जिशान, अब जरा मुझे बताओ कि ये जो BC सेक्शन है इसकी वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो यहां पर मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट होगा जिशान? AB तो मैंने कर दिया, BC में जब आओगे तो इस साइड की वैल्यू क्या होगी? यस, साइड की वैल्यू कितनी होगी? L/2। ये भी 45, ये भी 45, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी इनफेक्ट सेम मिलेगा। देखो करंट डाउनवर्ड्स आ रहा है, डाउनवर्ड्स रखो, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो, थंब इनवर्ड्स जाएगा। अप्लाई करके देखो राइट हैंड थंब रूल, अब भी इनवर्ड्स जाएगा। करंट डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स रखना और पॉइंट की तरफ कर्ल कर, डाउनवर्ड्स रखकर जब पॉइंट की तरफ कर्ल करोगे तो अब भी इनवर्ड्स जाएगा। ऐसे रखो, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो, अब भी जो थंब होगा वो थंब इनवर्ड्स जा रहा होगा। यस, अब भी इनवर्ड्स जाएगा। मैं ये कह सकता हूं जितने भी सेक्शंस हैं, सिर्फ ए बी नहीं, BC, CD, DA, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, सबके सब ए बी के इक्वल है। सो अरे जीरो क्यों होगा? जब सब सेम है ऐड करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, नेट क्यों जीरो आएगा? जब आप कैलकुलेट करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O पर जब आप नेट मैग्नेटिक फील्ड लोगे, दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ AB प्लस वेक्टर सम ऑफ BC प्लस CD प्लस DA। सब इक्वल है, सबकी जगह ए बी रख दो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सबकी जगह मैंने ए बी रख दिया, BAB, BC की जगह भी ए बी रख दिया, CD की जगह भी ए बी रख दिया, BA की जगह भी ए बी रख दिया।
सो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई सेंटर पर, दैट्स 4 टाइम्स बी। 4 टाइम्स ए बी कितना है, म्यू नॉट आई बाय पाई एल रूट 2 माइनस ऑफ के का। सो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय पाई एल रूट 2 इंटू 4 माइनस के का। मुझे बताइए इसमें अगर कोई डाउट है। सब इक्वल है ना, इसलिए सबकी जगह ए बी रख दिया। सो कैंसिल नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। तो वाले लास्ट न्यूमेरिकल में देखो कैंसिल इसलिए हो रहा था क्योंकि एक की वजह से पॉजिटिव था, दूसरी की वजह से नेगेटिव था, डायरेक्शंस ऑपोजिट। यहाँ सब सेम। चलिए इसे रख कर देता। सो स्ट्रेट वायर पर कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते। स्ट्रेट वायर पर बस ये दो तरह की चीजें आएंगी, या तो लॉन्ग वायर देगा, या तो लॉन्ग वायर देगा आपको, या बहुत एक्सट्रीम हुआ तो ऐसी फाइनाइट वायर देकर कैलकुलेट करवा देगा। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास वो कर्व वायर पर होंगे। सर्कल दे देगा, सेमी सर्कल दे देगा, क्वार्टर सर्कल दे देगा, कहेगा इन सब के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। इतना लिख लो। फिर बायोट-सेवर्ट्स लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं। उसमें कर्व्ड वायर हम यूज करेंगे, सर्कल लेंगे, सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड, सेमी सर्कल के लिए। निशान हो गया था। निशान रब करूं से। लिखो 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 जल्दी लिखो। अभी निशान हुआ। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड
at the center of circular arc. अगर एक सर्कुलर आर्क दिया हुआ है तो सर्कुलर आर्क के सेंटर पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लीजिए ये सर्कुलर आर्क है, कुछ करंट फ्लो कर रहा है, करंट आया, उस आर्क के सेंटर पर, यहां पर ये आर्क कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है फाई। आपको एट द सेंटर ऑफ द आर्क मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, ये डिराइव करना होगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज करके। तो देखो, जब आप बायोट-सैवर्ट्स लॉ लोगे और आर्क का रेडियस है आर, यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है डी। डी बी को आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स आर आई बाय आर, आई बाय स्मॉल आर होता था, स्मॉल आर लिख देते हैं, इट्स आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर। ये था बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ एक बार में पूरी आर्क के लिए नहीं आ सकता। देखो, आर्क यहां से लेकर यहां तक एग्जिस्ट करता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज कर एक बार में पूरी आर्क के लिए ले लो। स्ट्रेट वायर तो हमने डिराइव ही नहीं करा था, इसलिए आपको समझ में नहीं आया करा गया था। यहाँ पर डिराइव करेंगे तो आपको स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना होगा। तो यहाँ क्या किया आपने, इस कर्व्ड वायर का आर्क का एक स्मॉल रीजन ले लिया डी, एक स्मॉल लाइन एलिमेंट ले लिया डीएल। डीएल का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा, जैसे करंट आ रहा है ना, करंट एक पॉइंट पर टेंजेंशियल होगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल। और डीएल का सेपरेशन फ्रॉम ओ, इसे हम स्मॉल आर कहते हैं, जो यहां रेडियस ऑफ द आर्क के इक्वल होगा। सो जिसे आप स्मॉल आर कह रहे थे, वो स्मॉल आर यहां पर कैपिटल आर। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा ऐसे लिख सकता हूं, ये जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर की जगह यहीं पर कैपिटल आर कर दो, तो ये आ जाएगा डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, इट्स आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब डीएल और आर में जब आप एंगल लोगे, भाई दिस इज 90 डिग्री, डीएल टेंजेंशियल है, ये टैंजेंट है, कैपिटल आर रेडियस है, टैंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब आप ये क्रॉस ओपन करेंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज म्यू नॉट over 4 pi, it's I dl r sin 90 degree divided by r। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl r sin 90 डिग्री बाय r। r से ये क्यूब कैंसिल हो गया, स्क्वायर। So expression of magnetic field is it's mu naught over 4 pi, it's current I dl divided by r square। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से। टोटल अगर आर्क की वजह से चाहिए, यहां तक बताइए मुझे, इस स्टेप तक कोई डाउट है? क्योंकि इसके आगे तो सिर्फ एक इंटीग्रल रहता है। यहां तक कोई डाउट है किसी स्टेप में? अगर यहां तो कोई डाउट नहीं तो फिर आगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो गुड, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो आप एक कब कर सकते हैं, फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाई का स्मॉल आर ही रेडियस के इक्वल है। तो स्मॉल आर की जगह मैंने कैपिटल आर लिख दिया, रेडियस ऑफ द आर। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ आर,
तो स्मॉल आर की जगह मैंने कैपिटल आर लिखा। सो ओ पॉइंट पर जब हम नेट मैग्नेटिक फील्ड लोगे, दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स आइडियल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ म्यू नॉट 4 पाई आई आर स्क्वायर सब कॉन्स्टेंट्स हैं, इन सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले जाइए। सो इट्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ये आ गया इंटीग्रल ऑफ डीएल। जब आप डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल आपको क्या देगा? टोटल लेंथ ऑफ द आर्क। सो ये जो डीएल है, दिस डीएल का इंटीग्रल इज एल, विच इज लेंथ ऑफ आर्क। देखिए सेम कैलकुलेशन होगी अगर यहाँ में कंप्लीट सर्कल दे देता, सारे स्टेप सेम रहते, बस यहाँ जब आप इंटीग्रेट करते तो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाता, तो डीएल का इंटीग्रल सरकमफेरेंस होता। सेमी सर्कल लेते तो डीएल का इंटीग्रल सरकमफेरेंस का हाफ हो जाता, पाई आर हो जाता। तो यहाँ पर डीएल का इंटीग्रल ये पूरी लेंथ है, ये ए से लेकर बी तक जो लेंथ है एल, उस लेंथ को यूज कर लें। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक बताइए मुझे, इस स्टेप तो कोई प्रॉब्लम है? बस एक फाइनल लास्ट स्टेप और है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इस स्टेप तक बताइए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई रिस्पॉन्ड किया करो, अपने दिमाग को जगाते रहा करो। जैद एंगल, कौन सा एंगल जैद? जैद कौन सा एंगल की बात कर रहे हो? फाई 1 एंड फाई 2 एंगल स्ट्रेट वायर के लिए लेते हैं, जब एक स्ट्रेट वायर दी हुई, यहाँ स्ट्रेट वायर नहीं है, आर्क है। वो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ स्ट्रेट वायर के लिए वैलिड, और किसी के लिए। यहाँ तो हम डिराइव कर रहे हैं कि आर्क के लिए रिलेशन होगा क्या। ठीक है सर? अब यहाँ पर किसी तरह से इस एल को हटाना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क हटाने के लिए हम एंगल की डेफिनेशन यूज करते हैं। ये जो एंगल फाई है, एंगल फाई की डेफिनेशन होती है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। ये एंगल की डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। सो यहां से आप लेंथ को लिख सकते हो, दिस इज फाई आर। फाई का वो फॉर्मूला डिराइव कर कर आया था पूरा बायट-सेवर्ट्स लॉ से। जब स्ट्रेट वायर को डिराइव करते हैं तब वो एंगल आता है, और मैं आपको डिराइव करा के दिखा रहा हूँ कि बायट-सेवर्ट्स लॉ से आपको खुद दिख जाएगा कि फाई 1 फाई 2 आएगा या नहीं आएगा। जैसे आप इसे डिराइव करिए, ऐसे ही स्ट्रेट वायर को डिराइव किया जाता है, तब वो रिलेशन आता है। या तो मैं आपको पूरा डिराइव करके दिखा रहा हूँ, देखो कोई रिजल्ट नहीं लिखा डायरेक्ट, बायट-सेवर्ट्स लॉ से एक एक स्टेप कर रहे हैं, आपको खुद दिख जाएगा कि एंगल आएगा नहीं आएगा। वो रिलेशन सिर्फ स्ट्रेट वायर के लिए वैलिड था, कर्व के लिए तो हम डिराइव कर रहे हैं। तो इस 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करो। तो जब आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, सो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर, करंट इज आई, लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर, ये कैंसिल हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू फाई। एंगल तो यहां भी आ रहा है, लेकिन दो एंगल्स नहीं आ रहे, एक सिंगल एंगल। अब एक चीज और याद रखिएगा, हमेशा इस फाई एंगल को आप रेडियन में लोगे, डिग्री में मत ले लेना। ऐसा मत कर देना कि 60 डिग्री 30 डिग्री, तो हमेशा आप इसे रेडियन में लोगे। एक चीज और याद रखिएगा, अच्छा इतना लिख लीजिए, फिर देखेंगे और क्या क्या इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। इतना लिखिए,
हमने जो डीएल कैलकुलेट करा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ना डीबी, ये तो सिर्फ स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। पूरी वायर पे चाहिए तो इंटीग्रेट तो करना होगा। अगर पूरी वायर के लिए चाहिए आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरी वायर पर इंटीग्रेट करना होगा। एंगल की यूनिट होती है फाई का रेडियन। जैसे 90 डिग्री कहते हो ना, उसे ऐसे भी तो लिखते हैं पाई/2। तो वो पाई/2 रेडियन होगा। तो पाई में लिखते हैं एंगल, तो बेसिकली रेडियन यूनिट है। जैद मैंने फाई निकाला नहीं, मैंने तो फाई मान लिया। कुछ तो एंगल होगा आर्क सेंटर पर, कुछ तो एंगल सबटेंड करेगा, उस एंगल को मैंने फाई कहा हुआ है। और जब न्यूमेरिकल होगा तो इस फाई आपको गिवन होगा, बताएगा वो फाई एंगल की वैल्यू क्या है। जब न्यूमेरिकल में होगा तो फाई एंगल की वैल्यू देगा। जब भी आर्क है, आर्क कुछ तो एंगल सबटेंड करेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आर्क हो और एंगल ना रहो। ये डेफिनेशन है एंगल की। ये क्लास 10 9 जब आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो आपको ये एंगल की डेफिनेशन सिखाई जाती है कि एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। ये डेफिनेशन है एंगल की। जब पहली बार आपने ट्रिगो पढ़ी होगी तब आपने एंगल की ये डेफिनेशन यूज करी होगी, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो मैं वही क्लास 6 7 वाला कॉन्सेप्ट यूज करूँ। if arc have n turns। अब इसी में अगर मैं आपसे कहता हूं आर्क में एक नहीं कई n टर्न्स हैं, कैपिटल N टर्न्स हैं अगर आर्क में, तो आप सिर्फ ये काम करोगे, यहां इसे आप n से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये होगी म्यू नॉट Ni फाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। इसे जस्ट आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वायर में n टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सीखो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए डायरेक्शन यहाँ कैलकुलेट करना बड़ा आसान काम है। डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में आप राइट हैंड लो और फिंगर कर्ल करते चले जाओ। जैसे जैसे करंट जा रहा है वैसे वैसे फिंगर कर्ल करते चले जाओ, जैसे जैसे करंट जा रहा है। हाँ पाएगा, मैंने एन एज्यूम करा, अगर एन टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डायरेक्शन के लिए अभी हमने क्या सीखा था कि करंट की डायरेक्शन में रखो, स्ट्रेट वायर में पॉइंट की तरफ कर्ल करो। लेकिन अगर आप आर्क दिया हुआ है तो कहीं रखने की और कर्व करने की जरूरत नहीं। जैसे करंट घूम रहा है वैसे फिंगर कर्ल कर दो, दैट्स इट। करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे फिंगर कर्ल कर दो, थंब जहां भी जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब बड़ा आसान हो जाता है। कर्ल योर फिंगर along sense of current thumb will give direction of magnetic field। Direction of magnetic field,
थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अपूर्वा, डायरेक्शन डायरेक्शन रिपीट करना। ओके, सो देखिए जैसे करंट कर्ल कर रहा है, लाइक करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे आप अपनी फिंगर क्लॉकवाइज कर्ल करो। नो नीड टू वरी अबाउट द पॉइंट, पॉइंट कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं। जस्ट कर्ल योर फिंगर along the sense of current. If your current is clockwise, just curl your finger clockwise. This thumb will give the direction of magnetic. So thumb is going inwards, that means magnetic field is inwards. So curl your finger along the sense of current. Current कैसा है clockwise, तो आपने finger clockwise ले ली. Thumb is inwards, so magnetic field will be. अपूर्वा, हुआ कुछ क्लियर? जैसे करंट जाएगा, बस करंट के सेंस के साथ साथ चलते चले जाओ। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ तो हम बाहर आ जाए। तो पॉइंट की टेंशन ही लेनी, अब तो बहुत इजी हो जाता है। करोगे करंट के साथ कर्ल कर दो, थंब बता देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। अब आर्क का अगर एक्सप्रेशन आपको याद है तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप आर्क से सर्कुलर कॉइल बना सकते हो, आप आर्क से सेमी सर्कल बना सकते हो, क्वार्टर सर्कल बना सकते हो, सब बना सकते हो। अगर मैं आपसे कहता हूं सर्कल है, अगर सर्कल है तो सर्कल के लिए फाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सर्कल सेंटर पर 2 पाई एंगल सबटेंड करता है, फाई की जगह 2 पाई रखो। मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन इंटू 2 पाई 4 पाई आर। So 2 pi will cancel this 4 pi, 2 आ गया। Mu naught Ni divided by 2r. So अगर एक सर्कल है, सेंटर पर फील्ड चाहिए, तो सेंटर पर फील्ड इज म्यू नॉट आई बाय 2r। केस 2, अगर सेमी सर्कल है, सेंटर ये रहा, करंट इज आई, सो फाई विल बी पाई, बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 4 पाई आर इंटू पाई, पाई से पाई गया। बी इज म्यू नॉट एन आई बाय 4r। इतना लिखिए, कोई डाउट है तो बताइए। यस सोहेल, अगर क्वार्टर सर्कल होगा देन एंगल विल बी पाई बाय 2, लेकिन पाई की टर्म्स में रखिएगा, रेडियन में। 360 180 मत रख दीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, दोनों केसेस में डायरेक्शन इनवर्स, राइट नाइला? जस्ट करंट के साथ कर्ल कर दो, थंब इज इनवर्स, तो डायरेक्शन इज। अच्छा, अब ऐसा भी करता है कि एक्सप्लिसिटली ना आपसे कहेगा कि सर्कल और सेमी सर्कल के लिए डेराइव करके दिखाओ। तो मैं पूरा डेराइव नहीं करूंगा, मैंने जो लास्ट कराया था आपको बस उसी को दिखा दूंगा।
ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि डेरिवेशंस की जगह वो कभी कभी आपसे कहता है कि हाँ, लास्ट डेरिवेशन आपको कराई थी ना, ये हो गया। अब वो आपसे ही कह सकता है सर्कुलर आर्क की जगह सर्कल, चेंज सिर्फ इतना आएगा, ये पूरा इंटीग्रेट कर कर यहाँ लेकर आओगे। लेकिन सर्कल के लिए फाई की वैल्यू चूंकि पता है, तो यहाँ फाई ना रख कर तुम 2 पाई रख दोगे, बस एल को 2 पाई आर लिख दोगे। समझ में आ रहा है? और ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा सर्कल के लिए। फाई का सुना होगा ना तुमने, 180 डिग्री जो होता है उसे पाई कहते हैं। तो अगर आपको कुछ डिग्री गिवन है और उसे पाई में कन्वर्ट करना है, उसे 180 से डिवाइड कर दो और पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ये डेरिवेशन आ जाती है सर्कल के लिए, सर्कल के लिए, तो आप सिर्फ इतना काम करिए कि जो मैंने फाई लिखा था, आपको अब एंगल्स पता है, आपको पता है सर्कल के लिए फाई इज 2 पाई, सेमी सर्कल के लिए फाई इज पाई, तो बस वैल्यू रख दो, पूरा डिराइव होकर आ जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी अकल लगाएं तो आप यही सॉल्व कर सकते हैं, डीएल का इंटीग्रल है सर्कल के लिए, अगर सर्कल सॉल्व कर रहे हो तो आप यही सॉल्व कर सकते हो। सर्कल की लेंथ का मतलब है सर्कमफेरेंस, तो आप यही लिख दोगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r² मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, तो 2 r बच जाएगा। सो ये आपको होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ज्यादा पिछली स्लाइड नहीं आ सकती, अब मैं पीछे चला गया हूँ ना, अब मैं वो लास्ट स्लाइड पर नहीं आ सकता, लास्ट स्लाइड चली जाएगी। ग्रुप में किसी से कह देना, कोई भेज देगा, अब वो आएगी नहीं वो स्लाइड, मैं रब कर चुका हूँ। सब आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। रिजल्ट आपको पता है, डेरिवेशन आपको पता है, बस यहां लाकर चेंज कर देंगे। ये एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, और ये भी आया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। तो आप ये काम कर सकते हैं, सर्कल और सेमी सर्कल के सेंटर पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक सर्कुलर कॉइल गिवन है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर सेमी सर्कल अगर आपको दिया हुआ है, सेमी सर्कल के सेंटर पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ो। जी अभी ड्राइव करना है आप, जैसे मैंने आज के लिए ड्राइव किया है वैसे ही ड्राइव होगा, बस यहाँ स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, बस यहाँ से चेंज हो जाएगा। सर्कल होगा तो डीएल का इंटीग्रल, तो इतना आप सब जानते होंगे, सर्कल है तो इंटीग्रल ऑफ डीएल इज 2 पाई आर। अगर सेमी सर्कल है देन इंटीग्रल ऑफ डीएल इज पाई आर। ठीक है, yes, pi r is for semicircle and 2 pi r is for circle. ईद मुबारक फायदा। चलिए आज इसको यही छोड़ दें, और
भाई सैटरडे ईद है, तो सैटरडे और संडे जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं हो पाएंगी। मॉर्निंग में जो एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही थी इस वीक वो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे है मेरे साथ। और जैद डाउट्स के लिए मैं क्लास से पहले डाउट्स लेता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। हाँ ना संडे तो जो दोनों एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे। वैसे अब शायद मैं एक्स्ट्रा क्लास कम भी कर दूँ, अब सिलेबस बिल्कुल ठीक जगह है, मैग्नेटिक्स चल रहा है, अब कोई लेंदी चैप्टर बचा नहीं, जो टफ था वो सारा हम कवर कर चुके। तो नेक्स्ट क्लास मेरे साथ आपकी ट्यूसडे होगी सेम टाइम। मुझे ज्यादा एक बार मैसेज कर दो कि तुम्हारे क्या डाउट्स हैं, मैं क्लास से पहले डाउट्स ले लेता हूँ, उसमें हम ऑडियो चैट के थ्रू डाउट्स हो जाते हैं। आज भी मीटिंग आईडी अलग होती है, आज भी कुछ बच्चों के मैंने डाउट्स दिए थे। अच्छा मैंने सीन नहीं किया। आप ना एक बार और भेज दो, बच्चे कभी कभी मिस हो जाता है, बहुत होते हैं तो किसी किसी का मिस हो जाता है, एक बार भेज दो मुझे, मैं कर दूँ। और अपूर्वा आपको निष्कर्ष, हाँ अपूर्वा आपको निष्कर्ष कॉल करके बता देंगे कि आपकी बैकअप की टाइमिंग्स क्या होंगी और बैकअप हम कैसे कवर करेंगे, या आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। फिर भी कोई इशू हो तो मेरे साथ एक सेशन रखवा देंगे, वो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि जो चीजें मिस हुई हैं वो कैसे होगा। वैसे तो निष्कर्ष एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं होता उनसे एक्सप्लेन तो आप मुझे बताइएगा। चलो आज यही छोड़ते हैं, ट्यूसडे से कंटिन्यू करें।